कैसे फोन करते हैं, इससे जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। हाँ चार्जिंग, और जब बाद लगाते हैं माइक पिक नहीं होता, इसको पिक भी करता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वंस अगेन। ऑनलाइन वालों को आवाज, कैमरा और स्क्रीन तीनों चीजें क्लियर है तो काइंडली फीडबैक दे दीजिएगा। एक ने कहा सर आप नजर नहीं आ रहे, एक ने कहा सर स्क्रीन गई। ये यार क्या तो फिर आ क्या रहा है? ये भाई सब क्यों दिखा रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ आ रहा है? जी एक दफा अब कैमरा सेट होगा। अब मुझे बताइए, कैमरा, आवाज और स्क्रीन तीनों चीजें क्लियर हैं? जी फिजिकल ऑडियंस को स्क्रीन भी नजर आ रही है, कैमरा भी नजर आ रहा है, आवाज भी नजर आ रही है। डन हो गया, खूबसूरत। ये 301 ही है ना आपके पास? मेरा अब इस वक्त तो चल 301 लाइव स्ट्रीम। कल हम लोगों ने एक मजाकिया चैप्टर शुरू किया था, एक ऐसी बात जो कि आपको पहले से ही पता थी। मैं भी चैप्टर शुरू करने ही लगा था कि मैंने आपसे पूछा तो आपने सब कुछ ही बता डाला। तो फिर मैंने आपसे कहा कि 70% बातें तो आपको पता है। अब मेरा मकसद सिर्फ आपको दिखाना है कि जो आपको पता है वो सही पता है, और उसकी किताब में अंग्रेजी क्या लिखी हुई है। तो बेसिकली इन्होंने राइट्स और ड्यूटीज पार्टनर्स के बताए हैं, जो बड़ी कॉमन सेंस वाली बातें हैं। और हम जब पार्टनरशिप जब से पढ़ते आ रहे हैं तब से हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि बाहर वालों का क्या राइट है, इनका आपस में क्या राइट है। अब उन सारी चीजों को सिर्फ एक करतास के ऊपर देखने की जरूरत है कि जी वो किस किस तरह से प्रेजेंट हुए हैं पेज पे। सॉरी, मैं करतास बेसिकली सफे को कहते हैं। तो उसको एक पेज पे देखने की जरूरत है, उससे चीजें थोड़ी सी मुझे बता दिया करें। मुझे एकदम से ना अभी एक बच्चे की आवाज आई करतास, मैंने कहा हो शायद मैं ज्यादा ही जोश में बह गया। तो हम लोगों ने कल डिफरेंट राइट्स देखे। उससे पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और उस पर इतनी बहस की कि अब तो कोई सवाल पूछते हुए भी आपको शर्म आ रही होगी। लेकिन स्टिल अगर आप सवाल पूछना चाहें, बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, रूल क्या है। स्टार्ट में अगर आप एक इवेंट डिफाइन कर दें, वेंचर डिफाइन कर दें, टाइम डिफाइन कर दें, ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अगर स्टार्ट में कुछ भी ना डिफाइन करें, या ये डिफाइन करें कि जिसका दिल किया खत्म कर देना, दोनों सूरतों में ये विल बन जाएगा। ये विल वाले में अगर कह दें कि जी जिस दिन सब इकट्ठे होकर कह दें कि खत्म कर दें, तो ये भी इन्होंने हादसाती तौर पे उसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप बना दिया। अच्छा, पार्टनरशिप पर्टिकुलर वाली टाइम पूरा होने पे खत्म हो गई और उसके बाद भी वो लोग बगैर किसी अरेंजमेंट के चलते रहे, तो ये एडवेल बन गई है खुद ब खुद। और अगर उस वक्त बैठ के कहें यार एक काम करते हैं दोबारा से साल की पार्टनरशिप कर लेते हैं, पर्टिकुलर बने। और अगर बैठ के कहें यार एक काम करते हैं पार्टनरशिप चलाते रहते हैं, तो एडवेल बन जाएगी। तो कहानी बड़ी सीधी सी है कि जो आपकी मर्जी पे चल रही है वो एडवेल है, और जो किसी खास टाइम पर्पस वेंचर के लिए है वो पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर विल एक सूरत में बन सकती है कि खत्म होने के बाद भी आप उसे चलाते रहें। विल वाली पर्टिकुलर एक सूरत में बन सकती है कि आपने विल को डिफाइन ऐसे किया है कि सबकी कंबाइंड विल। तो अगर आपने कहा ना जिस दिन सबने इकट्ठे होके कह दिया, तो टेक्निकली वो एट विल नहीं रही, वो पर्टिकुलर हो गई, क्योंकि एट विल में कोई भी पार्टनर कभी भी नोटिस दे दे तो वो फारिग हो जाएगी। क्लियर? फिर हम लोगों ने रिलेशन पार्टनर्स के देखे। हमने कहा पार्टनर्स की कुछ तो ड्यूटीज आपस में बड़ी जनरल सी हैं, जिसके लिए हमें एग्रीमेंट देखने की जरूरत भी नहीं है। ऑब्वियसली ये जस्ट एंड फेथफुल रहेंगे, एक दूसरे के साथ लॉयल होंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, बिजनेस को ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए चलाने की कोशिश करेंगे, हमेशा कॉमन एडवांटेज को ऊपर रखेंगे, अपने जाती मफाद को थोड़ा सा पीछे रखेंगे। ट्रू अकाउंट्स देंगे बाकी पार्टनर्स को प्रॉपर ट्रू अकाउंट्स प्रोवाइड करेंगे, यार ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे सारे पार्टनर्स को, किसी से कुछ नहीं छुपाएंगे। और अगर किसी जगह इन्होंने फ्रॉड किया या इन्होंने जान के नेग्लेक्ट किया और इनकी वजह से नुकसान हुआ, तो इनकी ड्यूटी है कि ये बाकी पार्टनर्स को कंपनसेट करेंगे उस लॉस में जो इनकी वजह से हुआ है।
ये है थोड़ी सी जेनेरिक ड्यूटीज। फिर हमने आगे जाके देखा था कि आप एग्रीमेंट में आपस में कुछ और चीजें भी तय कर सकते हैं। वो जो एक्ट में कुछ और ड्यूटीज और वो सारी चीजें दी हुई हैं, उसके अलावा अगर आप आपस में मिलके किसी एक्सप्रेस या इंप्लाइड एग्रीमेंट के थ्रू कुछ भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। आप एग्रीमेंट बाद में बदलना चाहें आप बाद में भी बदल सकते हैं अगर सारे पार्टनर्स तैयार हैं। तो पहले दिन एग्रीमेंट में आप कुछ और ड्यूटीज भी डिफाइन कर सकते हैं। मिस्टर फलाना तुम्हारी ये ड्यूटी हमेशा हुआ करेगी, मिस्टर फलाना तुम्हारा ये इजाफी राइट होगा, ये जो इंटरेस्ट लेने का राइट है, ये जो सैलरी लेने का राइट है, ये जो इस तरह की चीजें जो कॉमनली नहीं होती वो फिर इसमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा। देन हम लोगों ने कहा था कि अगर एक पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हुई, पार्टनरशिप चेंज हुई या एक बंदा चला गया एक नया बंदा आ गया, या पार्टनरशिप एट विल से पर्टिकुलर बन गई या पर्टिकुलर एट विल बन गई, कुछ भी किसी भी किस्म का चेंज हुआ, अनलेस के आपस में मिलके कुछ और तय किया हो। दोबारा सुने, अनलेस के आपस में मिलके कुछ और तय किया, अगर तो कुछ और मिलके तय कर लिया तो वो फॉलो होगा, और अगर कुछ नहीं तय किया तो कॉमन राइट ये है कि जो हुकूक आपके पहले थे बाकी पार्टनर्स की निस्बत से, अगर आप और बाकी सब बराबर के हिस्सेदार थे तो चेंज होने के बाद भी बढ़े या कम हुए सबके हिस्से आप और बाकी बराबर ही रहने चाहिए। यहां तक हमने जितना पढ़ा था उसमें कोई परेशानी जी जी एक्सेप्शन इस रूल में हमने क्या कहा है, एग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एक कानून है जिसमें हम कहते हैं कि किसी भी बंदे को कोई भी बिजनेस करने से नहीं रोका जा सकता, किसी भी बंदे को कोई भी बिजनेस करने से नहीं रोका जा सकता। इसकी एक एक्सेप्शन बचपन में किसी और जगह पे पड़ी हुई थी कि अगर एक दुकानदार अपनी गुडविल समेत बेच दे अपनी दुकान तो फिर उसके बाद उसको रोका जा सकता है कि देखो तुम तो बेच के चले गए, अब तुम यहाँ काम नहीं करोगे। पार्टनरशिप में एक्सेप्शन ये है कि जो हमारा पार्टनर है ना उसके ऊपर हम पाबंदी किसी भी किस्म की लगा सकते हैं। हम उसे कह सकते हैं जब तक तुम हमें टाइम दे रहे हो तुम किसी और को टाइम नहीं दोगे, तुम हमारे पास काम कर रहे हो तुम ये वाला काम नहीं करोगे, इवन तुम हमारे पास काम कर रहे हो तुम कोई भी काम नहीं करोगे। तो मना है ये किसी को काम करने से रोकना, लेकिन एक बंदा जो ऑलरेडी आपके साथ काम कर रहा है आप उसको काम करने से नहीं रोक रहे, कोई और काम करने से रोक रहे हैं, ये अलाउड है एज एन एक्सेप्शन, ये अलाउड है आखिरी पॉइंट में जी। जी बिल्कुल, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट होगा तो उसमें सारे पार्टनर्स की रजामंदी जरूरी है। पार्टनरशिप के जितने भी एग्रीमेंट है उसमें सारे पार्टनर्स की रजामंदी जरूरी है जी। अगर एक पार्टनर के साथ हम एक चीज एग्री कर रहे हैं कि जी तुम कोई और काम नहीं करोगे और वो कहे मैं नहीं मानता और बाकी कहे हम भी नहीं मानते, तो इनकी पार्टनरशिप ही नहीं बनेगी, इनकी चल ही नहीं सकेगी पार्टनरशिप। इसीलिए पार्टनरशिप के शुरू में एक एक रूल डिफाइन कर लें, दरमियान में चेंज करना है तो कैसे जो होगा चेंज, सबकी रजामंदी से। तो अगर उस वक्त भी कोई एक भी इख्तलाफ कर रहा है तो फिर वो रूल चेंज नहीं हो सकता जी। जी अगर पार्टनर रिटायर हो जाए तो क्या ये एक्सेप्शन उसके लिए भी है? यस, एक रिटायरिंग पार्टनर को भी आप ये कह सकते हैं कि तुम इतने अरसे तक ये काम नहीं करोगे, वरना आपने बंदों को कह दिया कि देखो तुम हमारे क्लाइंट्स अपने पास नहीं लेके जाओगे, वो भी यही बिजनेस कर रहे हैं हम भी यही बिजनेस कर रहे हैं, तो उसने सोचा यूं तो मसला है, फड्डा करेगा, नोटिस देगा फर्म डिसॉल्व करने का, बाकी लोग दोबारा से फर्म बना लेंगे, ये रिटायर हो जाएगा और रिटायर होकर अपना काम शुरू कर देगा। तो इसलिए हमारी ख्वाहिश ये है कि कोई इस तरह का करे ही ना कि जिससे फर्म को नुकसान हो जी। एग्रीमेंट में हर वो चीज जो कि कानूनी तौर पे अलाउड है, अगर वो एक दूसरे पे पाबंदी लगा देते हैं तो यस। एक चीज है हमें फौरन डर लगा कि वो कानूनी तौर पे अलाउड नहीं है, बिजनेस करने से रोकना, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि एज एन एक्सेप्शन हम बिजनेस करने से रोक सकते हैं अगर वो हमारे साथ है जी। एट विल का फोर्थ पॉइंट, एट विल का फोर्थ पॉइंट, द फर्म इज डिसॉल्व्ड, ये वाला। चले पहले अंग्रेजी उर्दू समझते हैं। एक पार्टनर ने कहा मैं नोटिस दे रहा हूं फर्म बंद कर दो, उसने नोटिस दिया 27 जनवरी को फर्म बंद हो, उसने 27 जनवरी को नोटिस दिया, उसने कहा यार 5 फरवरी से फर्म बंद कर देते। नोटिस में क्या लिखा हुआ है 5 फरवरी, तो फर्म कब बंद होगी? और अगर नोटिस में कुछ नहीं लिखा तो फर्म कब बंद होगी? नोटिस वाले दिन। अब अंग्रेजी देखते हैं, द फर्म इज डिसॉल्व्ड एज फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द नोटिस इफ एनी। अगर तो नोटिस में किसी डेट का तस्करा है तो उस दिन से बंद हो जाएगी, अगर तस्करा है कि जी 5 फरवरी को बंद करेंगे। और इफ नो डेट इज मेंशन, अगर कोई तारीख नहीं दी गई,
एज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस। तो अगर कोई डेट नहीं दी तो जिस दिन नोटिस आया है उस दिन से। जी इसका अगला पॉइंट भी, इफ एग्रीमेंट प्रोवाइड्स, अगर एग्रीमेंट ये बताए दैट पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, अगर ये एग्रीमेंट कहे कि ये पार्टनरशिप तब डिसॉल्व होगी जब सब मिलके रजामंद हो, तो क्या ये एट विल रहेगी? नहीं, उन्होंने कहा ये फिर एट विल नहीं रहेगी। एट विल नहीं रहेगी तो क्या बन जाएगी? पर्टिकुलर। ये दो ही काइंड्स है पार्टनरशिप की, अगर तीन पार्टनर्स हैं। तीन पार्टनर्स का मेन काम धंधा ये है कि वो प्लॉट खरीदते बेचते हैं। फिर ठीक है, बी और सी ने अपने ओन फंड से प्लॉट ले लिया। ओके, ए को नहीं पता। ठीक है, सवाल ये है कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं, तीनों प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, और ए को बगैर बताए बी और सी ने अपने पैसों से खुद से अपने नाम से कुछ प्लॉट ले लिया और उसको बेच के प्रॉफिट कमा लिया। हाँ, अब अगर तो एग्री किया हुआ होता कि आप काम धंधा नहीं करेंगे, फिर तो सिरे से मना था। अब अगला सवाल ये पूछा जाएगा गहराई में उतर के कि ये जो इन्होंने प्लॉट लिया, क्या ये उस क्लाइंट से तो नहीं लिया जो फर्म को प्लॉट बेचने आया था? ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अब अगर कोई फर्म को बेचने आया था और इन्होंने फर्म का नुमाइंदा बन गया, उसे प्लॉट लिया और करे यार ये तो बड़ा फायदा है, फर्म को नहीं बताते, हम खुद ही डील कर लेते हैं, तो ये कहलाएगा सीक्रेट प्रॉफिट। और अगर इन्होंने अपनी जाती जिंदगी की कैपेसिटी में किसी और जगह इनके बिजनेस से हट के इनकी नुमाइंदगी ना करते हुए वो प्लॉट लिया है, नंबर वन। नंबर टू, एग्रीमेंट में ममानियत भी नहीं है, फिर अलाउड है। अगर एग्रीमेंट रोक दे के तुम लोग कोई काम धंधा नहीं करोगे तो भी गलत है। एग्रीमेंट ना रोके और ये फर्म का अपने आप को पार्टनर शो करके वो ट्रांजैक्शन करें और उसका फायदा खुद को उठा लें, तो ये वाली चीज पे सीक्रेट प्रॉफिट की डेफिनेशन में आएगी। जी, कोई भी बिजनेस या सिर्फ जो कर रहे हैं वही एग्रीमेंट पे मना करते हुए कोई भी बिजनेस भी लिखा जा सकता है और वो बिजनेस भी लिखा जा सकता है। कल मैंने इसकी आपको एक्सप्लेनेशन दी थी कि अगर एक बंदा पार्टनरशिप को टाइम देते देते साथ अपनी ट्यूशन पढ़ा रहा है बहुत सारी, और पार्टनरशिप को टाइम ही नहीं दे पा रहा, तो हो सकता है पार्टनर्स का यार एक दफा बैठ के तय कर लेते हैं हम में से कोई इस काम के अलावा काम नहीं करेगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि फिर उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। तो अगर ये आपस में मिल के एग्री कर लें तो हम रोकने वाले कोई नहीं है। जी सामने के हाजरीन, जी पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या पर्टिकुलर पर्पस पूरा होने से पहले डिसॉल्व हो सकती है? ये एक बड़ा सेंसिटिव सा मामला है। इसमें सारे के सारे पार्टनर्स की रजामंदी जरूरी होगी, सारे के सारे पार्टनर्स। अदरवाइज अगर एक आध कोई कहे यार इसे डिसॉल्व कर दो, मैं खत्म करना चाहता हूं, तो जो बीच में छोड़ जाए फिर उसको हम कसूरवार कंसिडर करेंगे, और अगर कोई नुकसान हुआ या कुछ और हुआ तो वो उसको देना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप नॉर्मली वेंचर पूरा होने पर खत्म होती है, लेकिन अगर सारे पार्टनर्स सारे के सारे मान जाए कि हमने इसे खत्म करना है तो फिर खत्म होगी, वरना नहीं होगी। नॉर्मली लिखने वालों ने थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहरा जरूर किया होगा, या तो उन्होंने अर्लियर लिखा होगा या लेटर लिखा होगा। मतलब अगर उन्होंने कहा है ना ये पार्टनरशिप इस पुल की तामीर तक या 2 साल तक है, अब फिर बताएंगे कि अर्लियर ऑफ पुल की तामीर और 2 साल या लेटर ऑफ पुल की तामीर और 2 साल, तो फिर बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा टाइम पहले आ जाए या बाद में आ जाए तब तक पार्टनरशिप है। तो नॉर्मली हम किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, लेकिन दोनों पे किया जा सकता है। जी कैम चेक किया जाए, कैम इधर तो सही नजर आ रहा है, आपके पास सही नजर नहीं आ रहा? ऑनलाइन वाले सर वीडियो जा चुकी है, एक दफा डिस्कनेक्ट करके वीडियो को दोबारा से कनेक्ट कर। जी क्या अब कैम आ रहा है? आ गई सर, शुक्र है इसने सर आ गई नहीं कहा। खान साहब क्या करते हैं आप? आ गई सर, ठीक है जी। किसका? एट विल का फर्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट ई रॉन्ग नंबर है भाईजान। अभी थोड़े पहले आप कहां थे? भाई ने कहा इधर भी आवाज कट रही है,
अगर आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी तो मुझे एक दफा फीडबैक देते। ये तो बिजनेस लॉ का केस स्टडी हो गया, बच्चे ने बताया नहीं और मुस्कुराता रहा, टीचर पढ़ाता गया, टीचर ने पॉइंट नंबर 5 पढ़ाया, पॉइंट नंबर 4 पढ़ाया, बच्चा ऐसे 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 करता रहा और बाद में कहा सर वो तो आवाज ही नहीं आ रही थी, मैं तो कानों को ऐसे ऐसे कर रहा था, खुदा का खौफ करें भाईजान, ये भी पॉइंट बड़ा तसल्ली से डिस्कस हुआ है, अब आपने रिकॉर्डिंग में सुनना है, ऐसे ना करें, इतना जुल्म तो ना करें। आप जरूर मेरे से पॉइंट रिपीट करवाएं लेकिन बार बार ना रिपीट करवाएं, खासतौर पे जुम्मे वाले दिन जिसमें आप देखें ना चैप्टर भी खत्म करना जा रहा है, वो तो मजबूरी है ना, अब इतनी छोटी सी चीज को कहां बंदा जाने दे सकता है। जी जी, जो ब्रिज बनवा रहा है उसका क्या कसूर कि इनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई? इनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाने से ये इंसान तो नहीं खत्म हो जाएंगे, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी तो है इनकी, तो वो ब्रिज बनवाने वाला इनमें से किसी को भी पकड़ सकता है, भाई की और टाइम पूरा होने पे अगर ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ तो पार्टनरशिप को दोबारा से बना लेंगे। ये डिपेंड करता है, कुछ बातें सवाल भी तो बताएगा ना आपको, कुछ सवाल बताएगा जो इंफॉर्मेशन वो दे उसकी बिना पे हल कर दें। अगेन इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है ना, अभी असल में ये सैटरडे वाला मामला अचानक से बड़ा नाजुक सा आ गया, इस सैटरडे थोड़ा थोड़ा सा मेरा मूड बन रहा था कि हम इन 2 चैप्टर्स के पास पेपर करें, याद हमने कहा था कि पास पेपर के लिए सैटरडे का बड़ा प्यारा सा दिन बन सकता है, अब इन्होंने ये इस तरह से कर दिया, अब उससे फिर ऑनलाइन की तरफ, फिर इस क्लास में फिजिकल हाजरीन आए हैं वो ऑनलाइन में रजिस्टर नहीं है, फिर उसका और तरह का मसला, फिर 100 तरह के और मसले। मैं देखता हूँ अगर कोई रिकॉर्डिंग करके आपके क्या उस पर डाल दी जाए कैंपस इनसाइट पे, लेकिन अगेन ये क्या करने के लिए ना, क्लास पढ़ाना आसान है, रिकॉर्डिंग पहले करके उसको शिफ्ट करके उसको पहुंचा के अपलोड करवाने में ज्यादा दिक्कत होती है। देखते हैं इस पे कुछ माहौल बनाते हैं। शायद कॉलेज वालों ने दे दिया लेकिन मैंने तो मना किया था। जी सेवरल और जॉइंट लायबिलिटी है, इनडायरेक्टली ये तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, भाई ने जो कह दिया वो बड़ी जबरदस्त बात है, पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये कंपनियां नहीं है, कंपनियों में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, पार्टनरशिप की लायबिलिटी एक सादा बिजनेस की तरह है अनलिमिटेड, सारे के सारे पार्टनर अनलिमिटेड लायबिलिटी रखते हैं। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? कनेक्शन बदल के देख ले, मैं कनेक्शन बदल के देख लूं यार, जुम्मे वाले दिन तो इस तरह के मसले बड़े खतरनाक होते हैं। वैसे इसमें किसी ने स्क्रीन और कैमरा गया, मैं काम करता हूं, मैं कैमरा बंद ही कर देता हूँ, कैमरा एक दिन के लिए जरा बंद कर देते हैं, इससे कम से कम स्क्रीन ज्यादा बेहतर रिले होती रहेगी। ठीक हो गया जी सर, सब ठीक था सर, सिर्फ आपकी क्लास में प्रॉब्लम आती है, काश मैं भी प्रिंसिपल होता, ये 6-7 बंदे जो है वो घूम रहे होते, वो कहते जी बताएं कहाँ कब कौन सा मसला है, हम मेहमान टीचर हैं, आए पढ़ाए चले गए, ऊपर से वो मतलब उनको भी नहीं पता होता हमारे साथ क्लास में क्या हो रही है, वो बेचारे पूछते हैं कि भाई क्लास में कोई मसला तो नहीं हुआ, फिर हम कहते हैं किसी की शिकायत लगाएं तो वो बेचारा भी जो है ना उसको वो परेशान, तो फिर हम अपनी ही टीम से कहते हैं यार देखो तुम लोग भी थोड़ा सा जरा हिम्मत हिम्मत कर लो। दूसरा एक और बात भी है, पीछे से एक कनेक्शन चला आ रहा होता है ना, तो एक चीज स्टेबल चल रही होती है, हमारे आते ही पहले वो लाइसेंस खत्म, दूसरा लाइसेंस, उसको लॉग इन करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको 3 जगह पे अलग अलग चेंजेस होती हैं, उसकी वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत। फिर नेट जो है वो तो सेम ही है, हो सकता है दोपहर के करीब नेट थोड़ा सा मसला करता हो, ये हर दिन नहीं होता था, ये कल इशू आया और आज इशू आया, पहले तो इस तरह से इतने ज्यादा इश्यूज नहीं आते थे। जी अभी आ रही है सर, आपके पिक से ही तो क्लास की सिचुएशन का पता चलता रहता था सर, आपको इंटरनेट से कोई जाती दुश्मनी है, टेक्नोलॉजी जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त धोखा दे देती है। इस दफा मैं अपनी एक डिवाइस मिस करूं, पहले मैंने अपनी एक डिवाइस एहतियातन साथ रखी होती थी, कल भी फिर अपने मोबाइल पे चला ली थी क्लास और चल गई थी, लेकिन उसमें खतरा ये होता है कि कोई कॉल आ जाए तो वो क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है, वैसे मुझे कोई कॉल करता भी नहीं है, वो शख्स तो शहर छोड़ गया। अच्छा जी ये बात समझ आई? कोई और लेजिटिमेट अच्छा जेन्युइन अनरिपीटेड सवाल? सारी बात समझ आ रही है? अब यहां तक हम लोगों ने देखा था राइट्स एंड ड्यूटी रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस चलाने के हिसाब से कौन कौन से राइट हैं सब आपको पता है, सिर्फ मैंने आपको सिर्फ दिखाना है।
हर पार्टनर के पास ये जो क्वालिफाइड ड्यूटीज पार्टनर की होती हैं, ये एग्रीमेंट से चेंज की जा सकती हैं। यानी कि क्या है, कुछ ड्यूटीज तो वो हैं जो लॉ में लिखी हुई हैं, कुछ ऐसी हैं जो एग्रीमेंट से चेंज हो सकती हैं। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के हवाले से, बिजनेस चलने के हिसाब से आपके क्या राइट्स और ड्यूटीज हैं? राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर चाहे उसने पैसे दिए हैं या नहीं दिए, कम दिए हैं या ज्यादा दिए हैं, उसका ये बुनियादी हक है कि वो बिजनेस में हिस्सा ले और बिजनेस के मामलात में बोले। किसी को बिजनेस के मामलात में बोलने से नहीं रोक सकते। वो पार्टनर है, पार्टनर ओनर है, पार्टनर छोटा हो या पार्टनर बड़ा हो, पार्टनर पार्टनर होता है। तो पार्टनर जो है वो उसको बोलने का हक है। इसकी ड्यूटी है कि वो डिलीजेंटली इसकी ड्यूटीज को अदा करे। ये तो हमने पीछे भी पढ़ा था, ध्यान से काम करे। इधर हम कह रहे हैं कि हम ये लिख सकते हैं आपस में, एग्रीमेंट में लिख सकते हैं कि देखो ध्यान से काम करना, अगर तुम्हारी बेध्यानी गलती से भी हुई तो तुम्हें नुकसान हो, तो उसको होने वाला नुकसान तुम्हें चार्ज करेंगे। वरना अगर हर बंदा ध्यान से काम करो और फिर भी गलती हो जाए तो पार्टनरशिप में सब शेयर कर लेते हैं, चलो यार गलती हो जाती है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिख दिया कि ये काम बड़ा सेंसिटिव है, किसी की गफलत से नुकसान हो सकता है, तो जो गफलत दिखाएगा, ना चाहते हुए भी गफलत दिखाएगा, वो नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं। फिर फर्म के मैटर में कंसल्टेशन का राइट उसका है, हर पार्टनर का राइट है कि उसको कंसल्ट किया जाए किसी भी मैटर में। किसी भी ऑर्डिनरी मैटर में, कोई भी नॉर्मल मामलात में अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एक बंदा कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, तो हम देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर क्या कह रहे हैं। इन गुड फेथ, नेक नियति से मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स का क्या मानना है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर जो है, अगर वो कह रहे हैं कि ये चीज ऐसे है, तो फिर उस तरह से हो जानी चाहिए। No change may be made in nature of business without the consent of all partners। इसका मतलब है कोई भी बिजनेस डिसीजन आधे से ज्यादा पार्टनर्स होके कर दें, ले लिया जाएगा। लेकिन बिजनेस में अगर कोई चेंज करना हो, आप अपने मेन बिजनेस को ही बदल के किसी और बिजनेस पे जा रहे हो, तो वो मेजॉरिटी का रूल नहीं है, वहां क्या रूल है? ऑल द पार्टनर्स। फिर इसका एक राइट है कि इसको बुक्स ऑफ द फर्म की एक्सेस होगी। जैसे पीछे ड्यूटी थी ना कि वो अकाउंट्स दिखाएगा दूसरों को, तो हर पार्टनर का ये राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है। आपके पास स्क्रीन क्लियर आ रही है? ठीक है, चलिए, तो फिजिकल वाले स्क्रीन क्लियर आ रही है। ठीक है, एक बच्चे ने स्क्रीन का मसला बताया था। ठीक, राइट फॉर रेमुनरेशन, किसी भी पार्टनर को कोई एंटाइटलमेंट नहीं है कि वो रेमुनरेशन ले काम करने के लिए। लेकिन अगर एग्रीमेंट में आपने एक बंदे के साथ तय किया है कि देखो तुम एक्स्ट्रा काम करोगे तो तुमको इतनी रेमुनरेशन मिलेगी, इसका मतलब क्या है? रेमुनरेशन जनरल राइट नहीं है। जनरल राइट वो थे जो सबको कॉमनली मिलते हैं। ये कौन से राइट्स हैं? ये वो राइट्स हैं जो एग्रीमेंट में लिखे जा रहे हैं। इसको हम क्वालिफाइड राइट्स भी कहते हैं, क्वालिफाइड ड्यूटीज भी कहते हैं, जो एग्रीमेंट में लिखी हुई हो। तो एग्रीमेंट में अगर लिख दिया जाए कि तुमको मिलेगी रेमुनरेशन, तो फिर उस बंदे का राइट है कि उसको रेमुनरेशन मिले। और अगर एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो जो जितनी मर्जी मेहनत कर रहा है उसको रेमुनरेशन का कोई हक नहीं है। तो हम कह रहे हैं पार्टनर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेमुनरेशन। समटाइम्स रेमुनरेशन इज अलाउड टू वर्किंग पार्टनर सब्जेक्ट टू, अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो ठीक है। सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट का मतलब है एग्रीमेंट के अनुसार, एग्रीमेंट के मुताबिक। अगर एग्रीमेंट में होगा तो ऐसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं। जी, रेमुनरेशन का मतलब क्या है? रेमुनरेशन का मतलब है तनख्वाह, मुआवजा, अलाउंस, बेनिफिट, इसको हम रेमुनरेशन कहते हैं। तो किसी भी पार्टनर को कोई रेमुनरेशन, कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी काम करने की। लेकिन अगर आपस में तय किया है कि तुम ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तुमको हम सैलरी भी देंगे, तो फिर उसको सैलरी। Sharing profit and losses, normally every partner has a right to share profit equally unless agreed different। क्या मतलब हुआ? अगर तो रेशो डिफाइन की है तो उस रेशो में मिलेगा, और अगर खामोश है एग्रीमेंट, तो जितने पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट के किस हिस्से के हैं? बराबर के हिस्सेदार हैं। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट में इंप्लाई एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस आल्सो अनलेस सम आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम शेयरिंग ऑफ लॉसेस। अगर आपने कह दिया हाँ भाई हमारी कंपनी में हम चारों बराबर के हिस्सेदार हैं, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि चारों प्रॉफिट के भी बराबर के हिस्सेदार हैं, लॉस के भी। अगर आप चाहते हैं कि कुछ पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट के हिस्सेदार हो, लॉस के ना हो, तो एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा मिस्टर ए और मिस्टर डी, इनको लॉस का हिस्सा नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर मैंने पार्टनरशिप में जुमला लिखा है कि हम चारों पार्टनर प्रॉफिट में बराबर के हिस्सेदार हैं, लॉस का जिक्र नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली इट वुड बी अज्यूम कि ये सब लॉस के भी बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर मुझे किसी को लॉस के हिस्से से निकालना है तो मुझे एक्सप्रेसली लिखना पड़ेगा कि मिस्टर ए, मिस्टर डी, आप दोनों के ऊपर लॉस चार्ज
नहीं होगा। बात समझ आई? राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर्स ने आपस में एग्री किया है तो जो कैपिटल उन्होंने दिया है, कैपिटल का मतलब है वो जो पार्टनरशिप में उन्होंने पैसे दिए हैं उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा। याद है मैंने कहा था दो तरह के पार्टनर हैं, एक पैसे देता है, एक सर्विसेज देता है। नॉर्मली पैसे देने वाला हो या सर्विसेज देने वाला हो, ये सब हिस्सेदार होते हैं प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट कैसा मिलता है। लेकिन अगर तय कर लें तो जो वर्किंग पार्टनर है उसको इजाफी सैलरी दी जा सकती है, और अगर तय कर लें तो जो पैसे वाला पार्टनर उसको उसके पैसे पे इंटरेस्ट दिया जा सकता है। तो ये इंटरेस्ट या सैलरी अगर तय की होगी तो ये मिलेगी। बात समझ आई? तो इसका अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड वही है जहां एग्री हुआ हो आपस में पार्टनर्स में, इफ सो एंटाइटल्ड सच इंटरेस्ट विल बी पेबल आउट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय फर्म। फर्म अपने प्रॉफिट्स में से पहले वो इंटरेस्ट पे करेगी, जो बच जाएगा उसको डिवाइड करेगी। इसका मतलब है जब प्रॉफिट्स आएंगे बाकी सारे खर्चे करने के बाद, तो उन प्रॉफिट्स में से सैलरियां पे होंगी उन पार्टनर्स की जिनको सैलरी मिलनी है, फिर इंटरेस्ट पे होगा उन पार्टनर को जिन्होंने कैपिटल दिया था, फिर जो बचा होगा उसको उन सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट वाली रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ये सारी बातें असूलन मुझे इतनी डिटेल में ना बतानी पड़े अगर इंट्रो में आप लोगों ने पढ़ी हुई हो। तो कुछ लोग इंट्रो बगैर पढ़े आए हैं, इंट्रो में पूरा टॉपिक होता है पार्टनरशिप का और इन सारी चीजों की मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखी जाती है। जी जी, अगर लॉसेस हो तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कम से कम अकाउंट में एक्रू जरूर कर देंगे। पता नहीं वर्ड एक्रू अभी तक आप लोग, ठीक है, अकाउंट में कम से कम नोट कर देंगे कि हाँ भाई इस बंदे का हमारी पार्टनरशिप की तरफ से इतनी लायबिलिटी बन गई है, हमने जब जिंदगी में प्रॉफिट हो इसको देना जरूर है, तो बुक कर लेंगे, पैसे नहीं देंगे। मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है। जी जी, पर अगर प्रॉफिट हो ही ना लॉस हो जाए तो फिर उसको मिनिमम प्रॉफिट ऑफ शेयर कैसे मिलेगा? एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा कि अगर एक बंदे ने कहा मुझे गारंटीड इतना प्रॉफिट आपने देना ही देना है, तो टेक्निकली हम उसको एक एक्सपेंस की तरह काउंट करते हैं ज्यादातर। लेकिन एग्रीमेंट में अगर आप लिख दें कि जिस साल सिरे से ही प्रॉफिट नहीं हुआ तुमको नहीं देंगे, तो इसलिए ना बहुत सारी चीजें हैं जनरल और बहुत सारी चीजें जो आप एग्रीमेंट में लिख लें, तो आप एग्रीमेंट में लिख के चीजों को प्लस माइनस कर सकते हैं। राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस लें, ये एक नई बात आ गई। किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया, अब कैपिटल और जो वर्किंग है ये तो दो बेसिक वो है ना, कुछ पैसे वाले लोग होते हैं, कुछ मेहनत कर रहे होते हैं, मेहनत वालों को और पैसे वालों को दोनों को प्रॉफिट कैसा मिलता है? तो मेहनत वाला सैलरी नहीं मांग सकता जब तक एग्रीमेंट में ना लिखा हो, और पैसे देने वाला इंटरेस्ट नहीं मांग सकता। लेकिन अब मामला डिफरेंट है, किसी भी पार्टनर ने फर्म को जरूरत पड़ने पे लोन दे दिया, एडवांस दे दिया, तो इस एडवांस पे नॉर्मली उसका एंटाइटलमेंट है कि उसको इंटरेस्ट मिले। अगर कुछ तय करना भूल गए और वो अदालत जाके कहे देखें जी मैंने लोन दिया और ये मुझे उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे, तो कम से कम 6% लॉ ने कहा है कि उसको मिलेगा 6% के रेट से। उसने जितना लोन दिया है 6% सालाना के हिसाब से उसको उतना इंटरेस्ट मिलेगा। इफ अ पार्टनर मेक्स फॉर एनी पेमेंट और एडवांस बियॉन्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल, अपने कैपिटल से हट के अगर एक्स्ट्रा से कोई चीज कंपनी को एडवांस करता है, he is entitled to interest on it at rate of 6% per annum or as agreed upon। आपस में कुछ तय कर लें तो वो, और कुछ ना तय करें तो 6%। आई होप कि हम बहुत मुश्किल बातें नहीं कर रहे, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बातें चल रही हैं। आपस के म्यूचुअल राइट्स क्या हैं? राइट टू इंडेमनिटी, राइट टू इंडेमनिफाई फॉर विलफुल निग्लेक्ट। अगर मैं कहूं दोनों आपको पता है, या तो इंडेमनिटी, अगर एक दूसरे का कोई नुकसान करेगा तो वो उसको इंडेमनिफाई करेगा, उसको भर के देगा नुकसान। Every partner has a right to claim indemnity from firm in respect of payments made or liabilities incurred by him in ordinary cases as well in case of emergency। किसी भी पार्टनर ने फर्म के लिए कोई भी खर्चा किया और कोई भी नुकसान उठाया तो उसका हक है कि वो फर्म से मांग सकता है, और रिवर्स भी, अगर फर्म को किसी भी पार्टनर की वजह से कोई नुकसान हुआ तो फर्म उस पार्टनर से वो नुकसान मांग सकती है। हर जाना यही है बेसिकली, इस केस में हर जाना यही है। जी जी, इसमें अब अगेन वही बात है कि बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स वही होते हैं जो इनको पता है। थर्ड पार्टीज की नजर में पार्टनर वो भी होता है जो उनको लगता है पार्टनर। ये चैप्टर डील कर रहा है बिटवीन द पार्टनर्स। इससे अगला चैप्टर है वो रिलेशन विद बाहर के लोग हैं, उसमें हम उन पार्टनर्स का तस्करा करेंगे।
फर्म से मुराद है कि फिर इसके अलावा जो बाकी पार्टनर्स हैं वो अब इसको कंपनसेट करेंगे जो इसका नुकसान सबकी वजह से हुआ। देखिए ना, एक फर्म है, फर्म का नाम है ABCD। सी की वजह से नुकसान हो गया, सी ने लॉस कर दिया 2 लाख का, और थर्ड पार्टी ए से आके 2 लाख रुपए ले गई। इसमें 2 काम हुए। सबसे पहले सी ने लॉस किया 2 लाख का, सी का लॉस की वजह से फर्म थर्ड पार्टीज को 2 लाख के लिए लायबल हो गई। ऐसे ही है, जब फर्म थर्ड पार्टीज को 2 लाख दे देगी तो फर्म सी से 2 लाख ले सकती है, क्योंकि सी की वजह से हुआ है। ये बात समझ आई? ए को अपनी फर्म के 2 लाख के लॉस की वजह से 2 लाख रुपए देने पड़ गए थर्ड पार्टी को। ए ने तो कोई कसूर नहीं किया था, लेकिन ए का कसूर ये है कि वो इन चारों का पार्टनर है, और इन चारों में से एक बंदे की वजह से चारों फंस चुके हैं। तो ए से थर्ड पार्टी 2 लाख रिकवर कर गई, तो अभी ए का राइट है कि वो फर्म से कहे मेरा 2 लाख वापस करो। फर्म का राइट ये है कि वो उस बंदे से कहे कि 2 लाख वापस करो। थर्ड पार्टी किसी को भी पकड़ के उससे लॉस रिकवर कर सकती है। तो थर्ड पार्टी ए शरीफ आदमी को पकड़ के उससे लॉस रिकवर कर गई। ए ने फर्म से मांगा, फर्म ने ए को दे दिया, अब फर्म किससे लेगी? सी से। अगर सी ने जान के किया है, अगर फ्रॉड है, अगर गफलत हुई है और आपस में लिखा हुआ ये नहीं है कि गफलत वाला नुकसान उसी के जिम्मे आएगा, तो फिर ए 2 लाख देने के बाद बाकियों से कहेगा 1.5 लाख दो तुम लोग। हम चारों का नुकसान था 2 लाख का, मैंने 25% उसका पे कर दिया, मैंने 2 लाख दिए हैं तो 50,000 मेरा था और 1.5 लाख तुम लोगों के बेहाफ पे दिया था, तो तीनों चलो शाबाश 50,000 दो। और याद है अगर इसमें बीच में कोई भाग जाए तो अगर वो ना पकड़ा जाए तो बकाया 75,000 रुपए देंगे। ए का कोई कसूर नहीं है कि वो बंदा भाग गया और ये शरीफ आदमी दुश्मन के हत्थे चढ़ गया था। क्या चीज? अगर उसने कोई लोन दिया होगा, ये अब अगेन ये एक थर्ड पार्टी को पेमेंट उसने कर दिया, ये फौरन से रिकवर कर लेगा। अब अगर इसने पेमेंट कर दी और फर्म वाले साल लगा दें इसको पैसे वापस करते करते, तो फिर ये इंटरेस्ट काउंट होगा, मतलब ये एडवांस काउंट होगा कि इसने फर्म के बिहाफ पे पैसे दे दिए थे, तो ये एक तरह का लोन समझा जाएगा इसकी तरफ से फर्म। तो अगर कुछ नहीं तय हुआ हुआ तो 6% मिलेगा, और अगर तय हुआ हुआ है तो जितना परसेंट तय हुआ है उतना। ये भाई कुछ कहना चाहते हैं? कोई फर्म ने नुकसान किया एक का, ठीक है, और एक क्लेम करता है अपना जुर्माना पूरी फर्म ने नुकसान किया एक का और एक नुकसान क्लेम करता है, ठीक है। अब जो उसको लॉस किया जाएगा वो लास्ट वाले जो पार्टनर्स को जाएगा प्रॉफिट, उसमें से किया जाएगा, उससे पहले उसको कंपनसेट किया जाएगा बाद में। असल में देखें, बात यह है कि अगर किसी पार्टनर से हमने पैसे रोकने हैं ना, तो उसके अपने पास मौजूद पैसों में से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हर पार्टनर के हमारे पास कुछ ना कुछ एसेट्स पड़े हुए होते हैं, तो ऐसे में वो पार्टनर जो है वो लॉस देने का पाबंद है, नहीं देगा तो उसके एसेट्स में से उतने निकाले जा सकते हैं, तो मसला ही नहीं है। अब अगेन आप लोग अकाउंटिंग में पढ़ते हो तो मैं आपको बताता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का एक पोर्शन बनता है, सबने नहीं ना पढ़ा हुआ। मतलब 3 तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने वाकई पढ़ा हुआ है, एक वो जो उस वक्त तक पहुंचे और नहीं पढ़ने के मूड में थे, और एक वो जो वहां तक पहुंचे ही नहीं, मतलब वो जो शुरू में ही AFC करा के इंट्रो एग्जाम करा के आ गए, FSC इंट्रो और इकोनॉमिक्स तीनों एग्जाम करा के जो आगे तक आ गए, खुशकिस्मत बैच। ठीक है, ठीक है, ये वाकई ये तो मैंने गौर ही नहीं किया। ठीक है, एग्जाम्पल को रिवाइज करते हैं। इन्होंने सही कहा कि अगर 1.5 लाख बाकी 3 ने भरना था और एक भाग गया, तो अब वो 1.5 लाख हमने 2 के जिम्मे डाला, फिर अब ऐसा करेंगे हम 2 लाख के 3 हिस्से कर लेंगे, 66,666.666666, ये अब तीनों के जिम्मे आएगा, तो ये बाकियों से उनके हिस्से के 66,66,000 कवर कर रहा होगा। अगर सी सिर्फ पार्टनर इन प्रॉफिट है तो बस फिर तो मामला आसान हो गया ना, जो सिर्फ पार्टनर इन प्रॉफिट है लॉस की कैलकुलेशन उसे साइड पे कर देंगे, बकाया पे लॉस डिवाइड कर देंगे। सीक्रेट प्रॉफिट, बातें आपको पता है, मैंने सिर्फ अंग्रेजी दिखानी है। क्या अगर वो सिर्फ पार्टनर इन प्रॉफिट है तो कोशिश करेंगे वो साइलेंट पार्टनर है। गौर से देखें तो जो इन्वेस्टर है ना, वही पार्टनर इन प्रॉफिट भी होता है ज्यादातर, और वही ज्यादातर साइलेंट भी होता है, तो कोशिश करते हैं कि बाकी लोग डील करें। इफ अ पार्टनर यूजेस पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, या पार्टनरशिप का नाम, या पार्टनरशिप के बिजनेस कनेक्शन,
to make a secret profit, personal profit, other partners can claim those profit for the partnership. कई दफा बात हुई है, आज भी 2 सवालों के जवाब में बात हुई है कि अगर एक पार्टनर पार्टनरशिप के नाम पे कोई डीलिंग कर ले और उससे प्रॉफिट कमा ले, तो वो उस प्रॉफिट के लिए वो जवाबदेह होगा, बाकी पार्टनर्स को वो सीक्रेट प्रॉफिट कहलाएगा और वो उसने बाकी पार्टनर्स के हवाले करना होगा। इसी तरह से आपने फर्म के बिजनेस को कंपीट नहीं करना, कोई भी प्रॉफिट जो आपने कंपीट करते हुए, कंपीट मतलब कंपटीशन में, आपने अपनी दुकान साथ खोल ली उसी चीज की जो आपकी फर्म वाले कर रहे हैं, तो अगर आपने अपनी फर्म से कंपटीशन किया और उसमें अगर आपको कोई बेनिफिट हुआ, आपने उनके मुकाबले पे बिजनेस किया, तो उस बिजनेस से आने वाला पैसा भी आपको फर्म को देना पड़ेगा। अगेन अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो, अगर एग्रीमेंट ने ओपन इजाजत दी हुई है तो फिर जैसे मर्जी चल रहा है। बात कुछ कुछ समझ आ रही है? आगे वाली चीज पे अब आप परेशान हो जाएंगे कि सर तो ज्यादा पढ़ाने के चक्कर में, कोई बात नहीं, टेस्ट चैप्टर 11 पूरे का होगा। अब आप कहेंगे सर वो 2-3 लाइनें, अब आप पढ़ सकते हैं चैप्टर 11 पूरा, और चैप्टर 12 में से पार्टनरशिप प्रॉपर्टी वाले यूनिट को छोड़ के गालबन 3 सफे में से 2 सफे होंगे, या मतलब दिखाएं जरा मुझे, 2.25 सफे बनेंगे जितना हमने पढ़ लिया है, यानी कि पेज नंबर 58 के ऊपर वाले पोर्शन तक द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म हमने नहीं पढ़ा। उससे पीछे पीछे आप लोग इन दोनों चैप्टर्स का एक प्यारा सा टेस्ट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि कल मैं किसी तरह से आप लोगों को इसके पास पेपर की डिस्कशन की वीडियो अवेलेबल करवा दूं। पोर्टल पे अवेलेबल करने के साथ साथ व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल कर दी जाए, ये एक कोशिश है, करके देखते हैं। नहीं यूट्यूब तो फिर पब्लिक हो जाएगा ना, तो कॉलेज के लिए कंपीटिंग बिजनेस थोड़ी करना है। कॉलेज की चीज कॉलेज में, यहाँ वाली चीज बाहर नहीं जाती और बाहर वाली यहाँ नहीं आती। जी जी, असल में उस वक्त आपको मेरा चेहरा तो नहीं देखना, आपने तो सवाल देखना है, तो सवाल के ऊपर इशारे वगैरह और उसके साथ, ठीक है जी। असल में मेरा इरादा इस सैटरडे से यही था कि हमने कहा कि सैटरडे को यूज कर लिया करेंगे इस तरह से, लेकिन एन इसी सैटरडे पे वही बात है कि सर मंडवाते ही ओले पड़े, तो वो अभी सोचा था और उन्होंने कहा जी हफ्ता तो गायब हो गया। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयां वक्त पे लेते रहिएगा। मंडे को ऑनलाइन टेस्ट जो कि आप ट्यूसडे के दिन भी जमा करा सकते हैं। ट्यूसडे को क्लास में रेगुलर क्लास होगी, ट्यूसडे की शाम में उसके ऊपर डिस्कशन व्हाट्सएप में आ जाएगी। फिजिकल जमा कराना चाहें तो ट्यूसडे को करा दें, ऑनलाइन जमा कराना चाहें तो मंडे को करा दें। सीलो की क्लास है, उसको मंडे को क्या करेंगे? तो ये सीलो में पूछे, सीलो में, ताकि सबको सुनाई दे।